तो क्या बोलती पब्लिक, 2 वीडियोस में मजा आया। बहुत शॉर्ट में हमने ना स्टार्टिंग के पार्ट के क्वेश्चंस भी देख लिए और थ्योरी भी देख ली। चलिए इसी तरह से अपन अब बढ़ते हैं आगे। शॉर्ट में सारी चीजों को, कोई कहे रिवीजन के लिए, भाई रिवीजन नहीं, यहाँ पूरा पूरा मिलता है। हर एक को आता नहीं है शॉर्ट में पढ़ाना, अपने को आता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना कि इतनी जल्दी हो गया, इसका क्या मतलब है, क्या मेरी कुछ चीज मिस हो गई। आपकी चीजें मिस नहीं, एक्स्ट्रा ही हो जाएंगी कम टाइम में। और कौन करवाएगा? बाबा जी करवाएंगे। तो देखिए कैसे करवाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कूलम्स लॉ की तरफ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। चलिए बढ़ जाते हैं कूलम्स लॉ की तरफ। तो भाई कूलम्स लॉ क्या कहता है अपन से? ये कहता है पॉइंट चार्जेस के लिए फोर्स उनके बीच में क्या होगा। पॉइंट चार्जेस मतलब तुम जिस घर में रहते हो, क्या वो पॉइंट साइज है? क्या ये स्टूडियो मेरे लिए पॉइंट साइज है? नहीं है भाई। मगर अगर मैं एयरप्लेन में बैठा हुआ हूं और वहां से देख रहा हूं कि मेरा घर कितना बड़ा है, इतू सा दिखेगा। तो जब चार्ज का जो साइज है वो उसके डायमेंशन मतलब डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाए तो उसको अपन बोलने लगते हैं पॉइंट चार्ज। कूलम साहब ने यही कहा। कूलम साहब ने हमसे कहा कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और अगर ये r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो जो इनके बीच में फोर्स होगा वो फोर्स इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। चलो थोड़ा सा डेटा इसका पहले लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। तो भाई अगर हमारा फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये अपने आप में इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये आ जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K। इस K की जो है यही महिमा है अब अपने पास। महिमा मतलब समझ रहे हो ना कौन सी महिमा है ना? ऐसा मत करना कुछ और महिमा की तरफ चले जाओ, वो होंगी मगर अभी नहीं। इन एसआई सिस्टम अगर हम देखें तो ये जो कांस्टेंट आता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैंने जानबूझ के एप्सिलॉन लिखा है, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है, क्योंकि जब अपन मीडियम में आते हैं तो ये एक्चुअली में एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बन जाता है। एप्सिलॉन क्या होता है? ये कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अपने पास वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट पर अपन बाद में बात करेंगे। अगर मैं इसी चीज को सीजीएस सिस्टम में लेकर जाऊं तो सीजीएस सिस्टम में ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये हो जाता है 1। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आती है दैट इज Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इन डाइन। यहां पर क्या आ रही है अपने पास वैल्यू? यहां पर अपने पास वैल्यू आ रही है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर एयर में। और अगर बाई चांस मीडियम में घुस जाओ तो एप्सिलॉन नॉट के साथ लगा देना एप्सिलॉन R। ये तभी लगाना जब मीडियम में आओ। अगर मीडियम में नहीं आ रहे हो तो इसको लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए, क्योंकि बाबा जी मानते नहीं है कुछ एक्स्ट्रा देने से, तो चलो यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज देता हूं जो JEE में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, एम्स में भी पूछा गया। आई थिंक ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पर ना पूछा गया हो। अब उस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। यार डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर अपन देखें तो F इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। 4 पाई की कोई यूनिट होती नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट को उधर ले गए, F को नीचे ले आए।
तो यार यहां से यूनिट क्या निकल कर आ रही है, देखो कूलम इंटू कूलम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो आ गई आपके पास यूनिट। अब अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो देखो चार्ज का होता है 80, चार्ज का होता है 80 का स्क्वायर, फोर्स का होता है, पुराने पाप है तुम्हारे बेटा ये निकल रहे हैं जो है ना, mlt-2, और अगर अपन देखें तो r स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर है, तो ये हो गया l स्क्वायर। तो आपके पास जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है m-1 l-3 t4 a स्क्वायर 1342, JEE में भी आ चुका है। मैंने कहा ना हर एग्जाम में आ चुका है, बहुत अच्छा है ये फॉर्मूला, मतलब इंपॉर्टेंट है, अच्छा तो सब होता ही है ना, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में अच्छे से रखना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, नोट्स नहीं बनाए हो तो याद से इनको नोट्स में ऐड करते चले जाना सारी चीजों को। तो ये तो हो गए बाबा जी की तरफ से बेसिक सी बातें। चलिए बात करते हैं एक बहुत मुश्किल से फॉर्म की जिसको देख के डर लगता है, 11th के पुराने पाप याद आते हैं, और वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हमें ड्राइव नहीं करना, ये खुशी की बात है, तो लिखना और उसको देखना सिखा दूंगा, काम हो जाएगा। चलो देखते हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो भाई वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए चलना पड़ेगा अपन को बाबा जी के बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। देखो यार बूटी सेक्शन क्या कह रहा है अपन से, ये कह रहा है कि वेक्टर जो होता था, याद करो 11th क्लास के पुराने पाप, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन सिर्फ एक ही वेक्टर बताता था जिसका नाम था यूनिट वेक्टर। तो यहां पर अपने पास जो वेक्टर आएगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन हो जाएगा यूनिट वेक्टर। और तो अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ी तो इस चीज को मैग्नीट्यूड को नीचे ले आओ, यानी कि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज बेसिकली यूनिट वेक्टर। तो अगर मुझे कहीं पर जरूरत पड़ेगी यूनिट वेक्टर को लिखने की तो मैं क्या करूंगा, उसका वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। और मैग्नीट्यूड का बेसिक मतलब होता है लेंथ, है ना, किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है ना वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। सिमिलरली मुझे बीच में कहीं जरूरत पड़ेगी r12 वेक्टर निकालने की, तो r12 वेक्टर क्या होगा, देखो 1 2 तो r2 माइनस r1, अगर r2 1 है तो क्या होगा बताओ, r1 माइनस r2। मुझे पक्का भरोसा है तुम बोल रहे हो, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ये कहलाते हैं, पोजीशन मतलब जो ओरिजिन से उस पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है ना उसको अपन कहते हैं पोजीशन वेक्टर। निकालते कैसे हैं, तो अगर आपके कोऑर्डिनेट है ए बी सी तो भैया ए के साथ आई लगा दो, बी के साथ वाई लगा दो, यहां पर आ जाना चाहिए आपका बी और यहां पर आ जाएगा आपका सी। सो ये आ जाएगा आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, दिस विल बी दी पोजीशन वेक्टर। तो ये बूटी जोन था, बाहर आ जाओ बूटी जोन से, वेक्टर फॉर्म की तरफ चलो। कूलम्स लॉ एक जो है, जो कूलम फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि जो दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है ये उसके अलोंग लगेगा। मतलब कि मैं सीधे सीधे आ रहा था, सामने से या पीछे से बिल्कुल सीधे आके गाड़ी ने उड़ाया तो मैं सीधे उड़ जाऊंगा ना यार। वो याद करो बिलियर्ड्स या फिर पूल, जब अपन स्ट्राइकर से बिल्कुल गेंद के सेंटर में मारते तो गेंद बिल्कुल सीधी जाती है। वो भी याद नहीं आ रहा तो टग ऑफ वॉर, रस्सा खींच तो खेला होगा ना, तो सामने वाले ने तुम्हें खींचा, तुमने उसे खींचा, अगर तुमने छोड़ दिया तो वो गिरेगा तो बिल्कुल सीधा, ऐसा थोड़ी ना लहराते हुए गिरता है, ऐसा है क्या, नहीं गिरता है ना। आता भी अगर तुम्हारे पास तो बिल्कुल स्ट्रेट आता है, ठीक। तो मतलब लाइन ज्वाइनिंग, वो रस्सी के अलोंग ही फोर्स लग रहा था, वैसे ही लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लगेगा। ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा है, F21, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। इस पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, कितना लगा, F12 फोर्स लगा। अब आराम से समझना इस बात को, देखो भाई यहां पर ये फोर्स की डायरेक्शन आपके पास आ गई। अब ये 1 नंबर का चार्ज है, ये 2 नंबर का है, तो ये जो डायरेक्शन होगी इसको मैं बोल रहा हूं क्योंकि 1 से 2 जा रहा हूं तो डायरेक्शन को लिख दिया R12 कैप। कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब जो बताएगा डायरेक्शन। तो ये है R12 क्योंकि 1 से 2 जा रहे हैं, और ये डायरेक्शन हो जाएगी R21, क्यों, क्योंकि आप 2 से 1 जा रहे हो। अब अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है तो देखो भाई मैग्नीट्यूड तो मुझे पता ही था, मैग्नीट्यूड तो मुझे पता ही है, कितना है F12,
1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड होता ही था। अब अगर इसके आगे की बात करें तो डायरेक्शन भाई R के अलोंग लगेगी ना। अब कौन सा R, यही मैंने छोड़ के रखा था। तो ये बताओ कि अगर मैं 1 2 लिख रहा हूं तो ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स किसके डायरेक्शन में है? इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है या इसके? ऑब्वियसली ये इधर है तो इसकी तरफ तो R21 है, तो यहां आ जाएगा R21 कैप, यानी यहां पर आ जाएगा R21। जब 1 2 है तो 1 2 की डायरेक्शन में R21 है। सिमिलरली अगर तुम यहां देखो F21 मतलब कि ये वाला फोर्स, इसकी डायरेक्शन में कौन है? R12 है कि R21 है? R12 है, तो ये आ गया F21 इंटू R12 कैप। अब कुछ मत करो, सीधे सीधे वैल्यू रख दो फोर्स की, 1/4πε0 R स्क्वायर, ये आ गया आंसर। इसमें भी मैंने इसकी वैल्यू रख दी F की इंटू R12 कैप। मगर कहानी में ट्विस्ट, हमारे वाले पेपर सेटर ऐसे मानते नहीं है। तो क्या करेंगे वो आपसे कहेंगे नहीं भाई अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया था यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अगर ये आर कैप होता तो आर कैप इज इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिए डंडे लगाने की जरूरत नहीं। अगर ऊपर डंडा नहीं लगा रहे ना आर वेक्टर वाला तो अपने आप मैग्नीट्यूड है। तो यार ये हो गया तुम्हारे पास, कहानी खत्म। R21 को अपन देखो क्या लिख रहे हैं, R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है, तो देखो लेंथ कितनी है R अपॉन R, तो नीचे आ जाएगा R³ और ये हो गया R21 वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं तुमसे कहूं कि F21 की वैल्यू, तो देखो भाई F21 की वैल्यू अगर ये कैप था तो ठीक है, बट अगर ये वेक्टर हो जाता तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये R12 वेक्टर अपॉन R, और ये R स्क्वायर में जब R का मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये वाला R, तो ये बन जाएगा R³। तो इसीलिए एक बूटी दी है बाबा जी ने अलग से, अगर ऊपर R कैप है, अगर यहां पर R कैप है तो नीचे R स्क्वायर होगा, मगर गौर करो अगर ऊपर R वेक्टर है तो नीचे R³ होगा। ऑप्शन को बहुत संभल कर लगाना। एंड दिस इज बेसिकली द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो हमको पढ़ना था। और इसके बाद अभी तक अपन ने जो बेसिक बातें सीखी हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल में काम आने वाली हैं, ठीक है, बट अभी उन पर अपन बात रोकते हैं क्योंकि अब अपन को करने हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर अपन चलेंगे एक और प्रॉपर्टी की तरफ, सुपरपोजिशन की तरफ। सुपरपोजिशन के बाद उसके क्वेश्चंस, बट अभी जो हमने पढ़ा है आपको पता नहीं है कि इससे कितनी वैरायटी बन सकती है। चलिए अगले वीडियो में आपको बताता हूं कि इस टॉपिक से जो हमने अभी तक पढ़ा है कितनी वैरायटी बन सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। वो तुम भूल भी नहीं रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि लाइक्स मिल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी हो रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि तुम्हें चीज़ें पसंद आ रही। और तुम्हारे जो भी सजेशंस हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। बाबा जी तुम्हारे साथ हमेशा हैं, रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। जय हो।